Hi everybody. So today we will discuss section formula, a topic of coordinate geometry. Before we get to discuss section formula, let us discuss the meaning of section. So section basically means division. Okay. Suppose we have a line segment A, B. We have this line segment AB and इस ए बी लाइन सेगमेंट पे कहीं पे भी बीच में कहीं पे पी पॉइंट लाई कर रहा है. सपोज हम मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट यहाँ पर है. तो अभी ये जो पी पॉइंट है अब क्या कर रहा है, इस ए बी लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में ये डिवाइड कर रहा है. तो हम कहेंगे कि पी जो पॉइंट है वो ए बी लाइन का सेक्शन कर रहा है. अब मान लेते हैं कि अगर ये लाइन टोटल 15 सेंटीमीटर की है. अब ये लाइन जो है अगर 15 सेंटीमीटर की है मान लेते हैं, और ये एपी पोर्शन जो है ये 9 सेंटीमीटर का है, तो पीबी कितना रह जाएगा 6 सेंटीमीटर का. पीबी कितना रह जाएगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर का. ठीक है. तो अगर हम 9 और 6 की रेशो ले लें अगर, तो रेशो क्या रहेगी 3 और 2. तो इसका मतलब एपी रेशो पीबी क्या है हमारा 3:2. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो P पॉइंट है इस ए बी लाइन सेगमेंट को 3:2 में सेक्ट कर रहा है, 3:2 में इसका सेक्शन कर रहा है. ठीक है. तो ये होता है सेक्शन. अब इस तरह का जो ये सेक्शन होता है, दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज कॉल्ड एज इंटरनल सेक्शन. ठीक है. इस तरह के सेक्शन को हम कैसा सेक्शन बोलते हैं, इंटरनल सेक्शन. उसके बाद एक दूसरे तरह का सेक्शन भी होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन. एक्सटर्नल सेक्शन. अब एक्सटर्नल सेक्शन में क्या होता है, इन द सिमिलर मैनर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होता है ए बी, और उसी स्ट्रेट लाइन में कहीं पे पी पॉइंट होता है, बट इस टाइम ये पी पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच में ना होकर, इन बिटवीन कहीं ना होकर, वो ए बी लाइन सेगमेंट से बाहर कहीं लाई करता है. एंड इन सच वे दैट ए बी एंड पी पॉइंट्स आर कोलिनियर टू ईच अदर. तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी रेशो होगी वो ए पी रेशो बी पी रहेगी. ठीक है. तो इसको मान लेते हैं कि हमारा यहां से लेके यहां तक जो पोर्शन है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये m/n है. मतलब ये स्मॉलेस्ट रेशो है, m/n है हमारी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि m जो है बड़ा है, यहाँ पर m जो है यहाँ पर क्या है, ये बड़ा है, और n जो है ये स्मॉलर है. तो इसका मतलब क्या है कि m/n जो है ये क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा. तो इस तरह के सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्शन. तो हमने दो तरह के सेक्शन पढ़ लिए, एक होता है इंटरनल सेक्शन और दूसरा हो गया एक्सटर्नल सेक्शन. ठीक है. तो चलो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या कहता है. ठीक है. हाँ जी. तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अब हम ये देखते हैं कैसा दिखता है ये सेक्शन फॉर्मूला. तो मान लेते हैं कि ए ये जो पॉइंट है इसके कार्टेशियन प्लेन के अंदर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 और y1. x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट्स है कार्टेशियन प्लेन में. और इन द सिमिलर मैनर बी पॉइंट के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम मान लेते हैं x2, y2. ठीक है. और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं कि ये है x और y. ठीक है. और ये जो पी पॉइंट है इस ए बी लाइन का सेक्शन कर रहा है m/n में. ठीक है. इन दैट केस अगर आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और m और n गिवन है, तो आप p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. देयर आर सम अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेक्टिंग पॉइंट, द डिवाइडिंग पॉइंट p विल बी इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. ठीक है. दैट इज क्या करना आपने, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस x2 के साथ, n की मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ, देन वी हैव टू ऐड एंड देन वी हैव टू डिवाइड दिस होल रिजल्ट बाय m प्लस n. इन सिमिलर मैनर
we can also find y coordinate of this P point. Okay, y coordinate of this P point. How? In the similar manner, this time we will multiply m with y2 and n with y1 divided by m plus n. So these formulas that we have written are section formulas. Okay, now let us discuss from where these formula actually came from. Now, in order to prove the section formula, what I have to do, I have to consider first of all a Cartesian system. So you all must be aware of Cartesian system, that is a set of two perpendicular lines, generally two, or it may also be three mutually perpendicular lines. One line is horizontal and another line is vertical, and this horizontal line is generally called as x-axis and this vertical line is generally called as y-axis. ये जो x और y एक्सिस है ये चेंज हो सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वर्टिकल लाइन को x एक्सिस लिख लें और इसको y लिख लें, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि वही हमारी जो लाइन है ए बी लाइन, वो इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर कहीं पे लाई कर रही है। तो मान लेते हैं कि वो इस तरह से लाई कर रही है, इस तरह से ए बी जो लाइन है, ठीक है, वो इस तरह से लाई कर रही है। यहाँ पे ये ए पॉइंट है और यहाँ पे है ये बी पॉइंट, ठीक है। और मान लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे x1 y1 इन द सिमिलर मैनर, और इन द सेम वे बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x2 और y2, ठीक है। और p के कोऑर्डिनेट्स जो हैं हमारे ये हैं हमारे x, y, ठीक है, x, हाँ जी। तो ये p के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x y है, और ये p जो हमारा सेक्टिंग पॉइंट है, अब इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। हम मान लेते हैं कि ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, उसके बाद हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट्स a, p और b से ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ओके, सो लेट अस डू इट फर्स्ट. I am going to draw perpendiculars from this point A, P and B on x-axis, and in the similar manner I will draw perpendiculars from all these points on y-axis as well. So I have drawn perpendiculars from all the 3 points now. Now, since the coordinates of this A point are x1, y1, that is the abscissa of this A point is x1 and ordinate is y1. So, this value here, the corresponding value on x-axis will be x1, since the abscissa of this A point is x1, ठीक है, and in the similar manner here the value on y-axis will be y1, since the ordinate of this A point is y1, and in the similar manner this value, okay, will be x, and here on y-axis it will be y, okay, and this value should be y2, x2, and this value should be y2. Okay, since the coordinates of B point are x2 and y2, x2 implies the value at x-axis is x2 and value at y-axis is y2. Okay, now further I am constructing a line, that is I will extend this line, this horizontal line further, so that it intersects the other two vertical lines. Now in this way I will get triangles, two triangles mainly. This triangle P, I am going to name the point P, and C, P, C, A, and B, D, A. Okay, so I have two triangles here, P, C, A and B, D, A.
Okay, so I have these two triangles now. So now I have triangles PCA and triangle BDA. In these two triangles, angle PCA, that is this angle, and angle BDA, this angle, are equal. Why? Because each of them is 90 degree. Each 90 degree. Okay. Now in these two triangles also, the angle PAC and angle BAD are equal. Why? Because the A angle is common to both the triangles PAC and BAD. See, PAC and BAD. So this angle is common. So being common, these angles should be equal. Okay. Now since two angles of two triangles are equal, that's why we can say that the triangle PCA is similar with the triangle BDA. Okay, by angle criterion, by angle similarity criterion. Okay, so we have proved the two triangles PCA and BDA similar by using AA criteria, angle similarity criteria. Now also we know that similar triangles, the ratio, if we take ratio of the corresponding sides of similar triangles, then the ratio is proportional. Okay, ratio is equal. So now we will take corresponding sides first, okay, and then we will take ratio. Okay, so now we have three sides of two triangles. Firstly, I'm going to write the side of PCA triangle. I have three sides, PC and PA and AC. Now let us look how to check the one-to-one correspondence of these sides with the sides of other triangle BDA. Now PC, this line PC is opposite to this angle A. Okay, PC side is opposite to angle A, so we have to look for the side which is opposite to angle A in the larger triangle. So now BD is opposite to this angle A in larger triangle, so BD side will correspond to PC. In the similar manner, PA, this side is opposite to angle 90. So in larger triangle, that side must be taken which is opposite to the perpendicular, that is angle D. So in smaller triangle it is PA and in larger triangle it is AB. So PA will correspond to AB. And the remaining sides, here AC is remained and in larger triangle AD is remained. So these will correspond to each other. Now we have found the corresponding sides, one-to-one correspondence, and now we are going to take the ratio. Now we are going to take the ratio of the corresponding sides. Okay, let us take it. PC divided by BD, PC divided by BD, okay, PA divided by AB, and AC divided by AD. Now all the three ratios, these should be equal. Why? Because these are the ratios of corresponding sides of similar triangles. Okay, so these ratios are equal. Now let us place the values of PC, BD, PA, AB from this graph. Let us find it. First of all, PC is this much is PC. Okay, this much is PC. Now how can we find it? We know that this portion is Y, okay, and this much portion is Y1. So this portion should be Y minus Y1, and if this is Y minus Y1, then this should also be Y minus Y1. Okay, so I have PC equals to Y minus Y1.
okay, divided by BD in the similar manner. This is equal to y2 and this is y1, so this portion will be equal to y2 minus y1 and this will be equal to y2 minus y1. So BD is equal to y2 minus y1 and PA is equal to M. Since we have supposed that this P point divides this AB line in M ratio N, and AB is equal to M plus N. Now AC is this portion and that corresponds to this portion. Now this whole is X and this is X1, so this will be X minus X1 and this is also X minus X1. So AC is equals to X minus X1 divided by AD. AD is this portion and which corresponds to this much, and this whole is X2 and this is X1. So X2 minus X1 will give us this and hence AD. So X2 minus X1. Now we are almost done. We have to cross multiply these first two fractions and then the other two fractions. So let us do it. I'm going to rub this out and let's cross multiply it. First of all, I am going to cross multiply these two. What I will get, M plus N y minus y1 is equals to M multiplied by y2 minus y1. Now we are going to multiply it. I will multiply this M with this y and then with this y1. So M y1. See, M here is of plus sign and y1 here is of negative sign. So plus multiplied by negative gives us negative. So that's why I have placed negative sign here, and then I will multiply n with this y and then with this y1. So n y plus n multiply minus y, n minus n y1 is equals to, here I will multiply this with this and m with y2 y1 also. So I will get m y2 minus m y1. Okay, now let us shuffle the terms. I will place the y values on one side and y1 y2 values other side. So m y plus n y, on the other side we have m y2 minus m y1. Let us transpose these two terms. Here it is of negative sign and while transposing it will get of opposite sign, that is plus sign. So m y1 plus n y1. Now these two terms are equal but are of opposite sign, so these will get cancelled, and finally we are left with here on the right side m y2 plus n y1, and from this side we can take y common. So finally we have y multiplied by m plus n equals to m y2 plus n y1. Now we are almost done. So I am going to rub this here, rub it from here, and okay, so here this m plus n factor is in multiply on this side, and while transposing on another side it will get in divide. So y is equal to m y2 plus n y1 divided by m plus n. In the similar manner, by taking the last two fractions, okay, we can also prove x is equals to m x2 plus n y1 n x1 divided by m plus n. That is, similarly x is equals to m x2 plus n x1 divided by m plus n. So this is the proof of this section formula, that is internal section,
and next module we will discuss about a bit about external section and formula in that case also, formula in external section also, and then we will also look on some of the problems related to section formula. Okay, so thank you so much.